रिकॉर्ड नहीं हुआ तो मैं जस्ट एक बार ऐसे ही ब्रीफली बता देता हूँ फिर से। तो लोगों ने जो गलती की थी, सबका 2 आ रहा था, वो इसीलिए था क्योंकि सिर्फ ये दो ऑप्शंस कंसिडर किए थे कि क्यू और एस। नहीं नहीं, क्यू और एस ना। लोगों ने क्या किया यहाँ पे कि एस शुड बी राइट, तो क्यू और एस को हमेशा एकदम एडजेसेंट रख दिया। क्यू और एस को एडजेसेंट रख दिया, मतलब इनको एक एक ग्रुप ही बना लिया, वैसा हो गया। तो फिर हमारे पास क्या होगा, हाँ एक और तरीका है, देखिए। जब अगर ऐसा रहता कि एडजेसेंट राइट में दिया हुआ है, तब क्या होता, क्यू और एस को मैं ऐसे ग्रुप बना लेता, तो मेरे पास क्या हो जाता ना, 3 ऑप्शन ही मैं लिखता कि पी को यहाँ रखा, फिर आर को या तो यहाँ रखूंगा, आर को फिर मैं यहाँ रखता, पर आर वहां रख नहीं सकता, तो मैं क्या लिखूंगा, क्यू एस रखूंगा, और फिर आर यहाँ लिखूंगा। ठीक है, मतलब इन दोनों को मिला के ये ग्रुप बना लिया। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो था, एक और ऑप्शन क्या होता है कि पी अगर यहाँ पे आता तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि आर तो यहाँ आता है या यहाँ आता है, उसके एडजेसेंट ही होता। और नेक्स्ट क्या बचता, अगर पी यहाँ पे आता तो आर को यहीं आना पड़ता, तो क्यू एस ऐसा आता। ठीक है, अगर एडजेसेंट वाला आपका था तो वो दो ही तरीके से बनते। मतलब एकदम एडजेसेंट राइट बोलता अगर, तो तब आंसर 2 आता, जो लोगों ने गलती की और मैंने भी की थी सॉल्व करते समय। पर सिंस यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ है कि एडजेसेंट राइट है, तो हमको क्या चाहिए, सिर्फ राइट में हो। तो हमने पहले पी को फर्स्ट पोजीशन पे फिक्स करके देखा कि आर या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा, फिर क्यू एस को एडजस्ट किया, फिर पी को सेकंड पोजीशन पे रखा, फिर देखा कि आर के लिए सिर्फ यही ऑप्शन बचा है, तो क्यू और एस का ऐसे बन के एक ऑप्शन आ गया, फिर पी को यहाँ रखा, तो आर यहाँ यहाँ आ नहीं सकता था, सिर्फ यहाँ आ सकता था। तो सिर्फ यहाँ आ सकता था, तो क्यू एस को राइट में रख दिया क्यू के, और फिर पी को फाइनली जब लास्ट में ले गया, तो आर का पोजीशन यहाँ या यहाँ आ सकता था, दैट इज नॉट एडजेसेंट टू ये ये देखिए यहाँ पे एडजेसेंट लिखा भी हुआ है, सारे चीज यहाँ पे एडजेसेंट नहीं लिखा है, एडजेसेंट टू ईच अदर। ठीक है, पर यहाँ पे एडजस्ट क्यू एस इज नॉट एडजेसेंट राइट ऑफ क्यू, ऐसा ऐसा है। ठीक है, तो लास्ट में मैंने पी को यहाँ फिक्स किया, तो आर को एक बार यहाँ रखा, एक बार यहाँ रखा, और एस को राइट में रखा क्यू के, फिर से एस को राइट के में रखा क्यू के। तो किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकता है इसमें, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये देखिए 2 मार्क का क्वेश्चन आया होगा, ये देखिए आपको यहाँ भी आईआईटी बॉम्बे का दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 है, मतलब 2 मार्क का क्वेश्चन है। किसी का है तो बताइएगा, नहीं तो चालू करेंगे फिर। सर बी हुआ क्या? क्या आ रहा है? बी ऑप्शन। ओके, चलिए देखते हैं उसको। तो ऐसे वाले क्वेश्चन को क्या करते हैं ना, इसको ना जैसे हम डिजिटल लॉजिक पढ़ते हैं ना, कि ऐसे प्रॉपर्टीज रहती है ना, ए बी का नॉट इज इक्वल टू ए नॉट प्लस बी नॉट। ठीक है, और ए प्लस बी का नॉट इज इक्वल टू ए इंटू बी नॉट। ठीक है, तो सेम सेम यही अप्लाई कीजिएगा लॉजिक हमेशा इसके लिए, कि कैसे रहेगा। यहाँ पे दिया है आइदर पी मैरीज क्यू और एक्स मैरीज वाई। ठीक है, तो इसमें क्या आ गया कि पी मैरीज क्यू, यहाँ देखिए वो सब पी मैरीज क्यू को एक मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, पी मैरीज क्यू इज इक्वल टू ए, पी मैरीज इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, एक्स मैरीज वाई। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे क्या है, और आ गया ना बीच में, तो और का और गेट का क्या मतलब था हमारे वहाँ, ए प्लस बी होता था ना, ए और बी लिखते थे तो ए प्लस बी लिखते थे। ठीक है, तो जस्ट वही प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। फिर हमको क्या बोला, ये तो हमने स्टेटमेंट लिया ना, ये हमारा स्टेटमेंट हो गया कि
ए और बी, ठीक है, प्लस मतलब और गेट है, और इसको डॉट को क्या बोलते थे, मतलब एंड गेट बोलते थे हम लोग। तो इसमें क्या बोला, नेगेशन, दैट इज मैं क्या करूँ कि ये पूरे सेंटेंस को, ये हमारा स्टेटमेंट हो गया, इसको नेगेट कर देना है। तो जस्ट देखिए यहाँ पे मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी ऐसी। तो क्या होता है, ए प्लस बी का, ए और बी का जब ये नॉट लगता है इज इक्वल टू क्या होता है, ए नॉट एंड बी नॉट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए नॉट एंड बी नॉट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अभी देखिए यहाँ से हमको पता चल गया इसका नेगेशन ये आ रहा है। तो ए नॉट क्या है, ए नॉट, ए क्या था, पी मैरिज क्यू, तो ए नॉट का क्या मतलब है, पी डज नॉट मैरी क्यू, ठीक है। एंड फिर बी नॉट, नॉट हो गया ना, तो बी मैरिज वाई, मतलब सॉरी, बी का क्या मतलब था, एक्स मैरिज वाई, तो अब नॉट हो गया तो क्या हो गया, एक्स डज नॉट मैरी वाई, ठीक है, ये मीनिंग हो गया। तो ये हमारा एक्चुअली आंसर है। तो अब देखते हैं कि इससे मैच कर रहा है। यहाँ पे लिया है P डज नॉट मैरी Q एंड X मैरीज Y, कि P Q से मैरी नहीं कर रहा है एंड X मैरीज Y, हमारा तो उल्टा है, यहाँ पे X डज नॉट मैरी आ रहा है। अब इसमें देखिए क्या बोल रहा है, नाइदर P मैरीज Q नॉर X मैरीज Y, तो इसका मीनिंग यही है एक्चुअली। नीदर नॉर का भी मतलब तो वही है ना, कि ना P और Q की शादी हुई, यहाँ भी लिखा है पी और क्यू की शादी हुई, और मैं बोल रहा हूँ एंड एक्स और वाई की भी शादी नहीं हुई, तो इसका भी मतलब वही होता है ना, नीदर पी क्यू की शादी हुई नॉर एक्स वाई की शादी हुई। तो ये ऑप्शन सही है। फिर तो भी हम दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें भी, इसमें यही बोला है कि एक्स डज नॉट मैरी वाई, यहाँ तक तो सही है, पर यहाँ पे लिखा है पी मैरीज क्यू, पर यहाँ पे है पी डज नॉट मैरी क्यू। फिर यहाँ पे लिखा है कि पी मैरीज क्यू एंड एक्स एक्स मैरीज वाई, तो यहाँ तो नहीं है ना, यहाँ तो हमारा P डज नॉट मैरी Q है, फिर एंड है, फिर X डज नॉट मैरी Y है। तो बस इतना याद रखिएगा कि और जैसा है तो सेम यही प्रॉपर्टी लगाइएगा, जो डिजिटल लॉजिक था हमारा, उसी को अप्लाई कीजिएगा और सॉल्व कीजिएगा इसमें। ये वाला क्योंकि हम लोग का आदत नहीं है ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो अगर किसी का नहीं भी बना तो भी मेरे को कुछ वो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे से भी नहीं बना था, सच बताओ तो। हम लोग ऐसे क्वेश्चन जनरली सॉल्व नहीं करते, पर ऐसा क्वेश्चन आया तो हमको देखना जरूरी है। मैं बोला ना, देखिए मेरा मोटिव वही है कि मैं ट्राई करूँ कि जितने अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है एग्जाम में वो सब करा दूँ, तो एटलीस्ट ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग गलती नहीं करेंगे उस केस में। इसको जैसे जिन्होंने आंसर दिया था उन्होंने इंग्लिश से सॉल्व किया था, तो सेम मैं भी इंग्लिश से सॉल्व करने का ट्राई कर रहा था कि जस्ट इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू, कि अगर मैं बोलूँ कि किसी सेंटेंस का नॉट हो जाता तो उसका मीनिंग क्या होगा, पर वो मेरे से जमा नहीं था। उसके लिए मेरे को भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी कि क्या तरीके से और कर सकते हैं, पर हाँ ये तरीका काम करता है जो मैंने ये बताया डिजिटल लॉजिक जैसे। हमको यही देखना है कि कौन सा कैसे आने वाला है डिजिटल लॉजिक में। वैसे तो इतने ही 5 क्वेश्चन थे, पर अभी टाइम बच गया हमारा, जल्दी जल्दी हो गया, तो एक क्वेश्चन और है और बहुत मस्त क्वेश्चन है, मैं उसको अभी ऐड कर लेता हूँ। मैं ऐड नहीं किया था उसको, मेरे को लगा था टाइम निकल जाएगा, उतना टाइम ही नहीं बचेगा हमारे पास। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको, मैं अभी ऐड किया हूँ। यस। तो देखिए आप लोग सॉल्व कीजिए इसको। क्वेश्चन को एकदम, मतलब मेरे साथ भी ऐसी हुआ था कि जैसे ये क्वेश्चन देखा थोड़ा मेरे को भी ऐसा लगा कि कॉन्फिडेंस देख के मैं भी सीधा सॉल्व करने लगा, पर एकदम वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है कि कहाँ गलती हुई है, कहाँ गलती हो रही है। तो इसलिए आप रूल बना लीजिए, पता है, चाहे सिंपलेस्ट ऑफ द क्वेश्चन भी हो, मैं एक एक वर्ड पढ़ूंगा, मैं पूरा दिमाग लगाऊंगा कि इसमें कोई और पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है, तो फाइनली मैं अपने मेथड से प्रोसीड करूंगा। इसलिए एकदम वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है कि क्वेश्चन को हर एक वर्ड से अलग अलग पॉसिबिलिटीज बन सकती है, तो आप एकदम क्लियर रहिए। जो सिंपल क्वेश्चन होगा तो हर एक वर्ड भी
आपको सेम सिंगल पॉसिबिलिटी की तरफ गाइड करेगा। पर जो कोई थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन अगर वो बना दिया तो क्या होगा कि एक एक वर्ड से ही पूरा पॉसिबिलिटी बदल जाती है। जैसे हमने उस क्वेश्चन में देखा था, क्या था, एडजेसेंट वाला ना, ये वाला क्वेश्चन। यहाँ पे सीटेड टू द राइट है, हमने अज्यूम किया कि सीटेड टू द एडजेसेंट राइट हमने अज्यूम किया, उसी से पूरे ऑप्शंस चेंज हो गए। और बहुत स्मार्ट है उन लोग, देखिए उन टू आपका आंसर है, उनको पता था बहुत लोग टू मारेंगे, और मैं गारंटी दे सकता हूँ कि मिनिमम 30-40% लोग गलत करके आए होंगे। 30-40 तो मैं तो भी बहुत अच्छा रेशियो बोल रहा हूँ, मेरे को तो लगता है 70-80% लोग उस क्वेश्चन को गलत करके आए होंगे। तो चलिए चालू करते हैं। इसमें वही ए आ बोले। रहा, हाँ? ए ऑप्शन आ रहा। आप बताओ आपने क्या गलती किया था। सर वही गलती किया था, शॉर्ट एज को ही मतलब शेप में चेंज करना है। तो जब एक बार चेंज कर लेंगे तो वो फिर दूसरी वाली शॉर्ट हो जाएगी हाँ, लेंथ। यही एग्जैक्ट था। तो ये कब, अभी जब सेकंड टाइम पढ़े तब पता चला। यस सर। हाँ, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड जो है इस क्वेश्चन का वो है करंट शेप। मतलब जो शेप आपका बना है उसको करना है। ठीक है, तो चालू करते पहले तो दो शीट है, ये M है, ये N है। ठीक है, ये 6, ये 4/6, ये भी 4/6। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है कि फोल्डिंग ऑपरेशन 1 है कि इंटू हाफ बाई जॉइनिंग शॉर्टर एज। जैसे ये M के लिए ये कौन सी शॉर्ट एज है, तो मैं इन दोनों को चिपका दूंगा और एक नया फिगर बनाऊंगा। ठीक है, अब इसमें इसमें क्या बोला है कि फोल्डेड बाय जॉइनिंग लॉन्ग एज। तो लॉन्ग एज को क्या करूंगा, मतलब मैं इस वाले को, लॉन्ग एज कौन सा, वो ये हुआ, तो इसको कर दूंगा, लॉन्ग एज को चिपका दूंगा तो ये हो जाएगा। तो फर्स्ट टाइम मैंने भी जब क्वेश्चन देखा मैं बोला कि यार इतना झंझट क्यों पालना है, मैं सीधा करता हूँ कि मेरे को तो पता है। देखिए फिर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, फोल्डिंग ऑपरेशन 1 इज कैरिड आउट 3 टाइम्स एंड फोल्डिंग ऑपरेशन 2 इज कैरिड आउट 3 टाइम्स। तो मैं क्या बोला कि ना, देखिए एम ऑपरेशन 1 ऑन एम शीट, ऑपरेशन 1 क्या है, शॉर्ट एज को ज्वाइन करना है ना। तो मैं क्या बोलूंगा, देखिए फर्स्ट टाइम जैसे ऑपरेशन किया तो शॉर्ट एज को ज्वाइन कर दिया, तो ये वाली जो एज है, ये वाली एज इसके ऊपर आ गई और यहाँ से हाफ हो गया पेपर, तो क्या हुआ, यहाँ 3 आ गया। ठीक है, अब गलती मैंने क्या की, यहाँ पे मैंने ये नहीं देखा कि अब 3 शॉर्ट हो गया, मैं बोला कि इसी को 3 बार कर देते हैं। तो 3 बार करने से क्या आएगा, एक बार ये किया, एक बार मैं फ्लिप कर दिया तो क्या आया, 3 आया। फिर सेकंड टाइम मैं ऑपरेशन करूंगा तो क्या आएगा, ये 4 ही रहा, ये 1.5 आ गया। और थर्ड टाइम में करूंगा तो क्या आएगा, ये 4 रहा, ये 0.75 आ गया। ठीक है, अब इस वाले में भी वही करता हूँ मैं, इसमें लॉन्ग एज को जोड़ना है हमेशा। तो फर्स्ट टाइम का करके देखते हैं ट्रायल, तो ये 6 है, तो अब ये वाली एज जो है ये इसके ऊपर आ गई और ये यहाँ से आधा हो गया पेपर, तो ये 2 हो गया फर्स्ट टाइम। अब मैं बोला कि इसी को रिपीट करता हूँ मैं, तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, ये 6 होगा, ये 1 आ जाएगा और ये 6 से आया, ये 0.5 आएगा। तो अब इन दोनों का रेशियो निकालना है, और ये भी दिया हुआ है कि शीट एन टू शीट एम, एन और एम का रेशियो है। हम तो एम को पहले लिए ना, एम का पहले लिए, तो एन का कितना आ रहा है, 6.5, 13 आएगा। एन का पेरीमीटर कितना आएगा, 6.5 इंटू 2 दैट इज 13, और इसका कितना आएगा 4.75 इंटू 2, 4.75 इंटू 2 कितना आता है, 9.5, 9.5। तो 13:9.5 आंसर आ गया। मतलब रेशियो कभी ऐसा तो रहता नहीं, तो इसको क्या होगा, 26:19 ऐसा। अगर पता है, मैं अगर पेपर सेट करता ना, मैं ये भी डाल देता, पता है, ये वाला इसमें कहीं एक ऑप्शन डाल देता, तो मेरे को फिर श्योर है कि ना 70-80% लोग आंसर गलत कर देते, जैसे इसमें किया ना इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन मेरे को इसलिए अच्छा लगा कि यहाँ पे देखिए 2 भी दे के रखा था और मैं भी 2 ही मारा सबसे पहले। मैंने भी ध्यान से नहीं पढ़ा, हड़बड़ी में क्वेश्चन सॉल्व किया। पर गलती जैसे जो हमको पता चली कि क्या थी हमारी,
उसमें हर जगह बोला है करंट के, जो नया फिगर बना है उस पे हमको अप्लाई करना है। तो फिर से वही है, ये m है ये n है। तो m में है फोल्डिंग ऑपरेशन 1, तो ये m शीट में मैं क्या करूँ, फोल्ड हाफ करूँ, फोल्ड करूँ बाय जॉइनिंग शॉर्ट एज। तो यहाँ पे भी अभी भी वही है, चलिए फर्स्ट वाला वही है, ये वाला शॉर्ट एज है, ये वाला शॉर्ट एज है, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया तो ऐसा कागज बन गया हमारा। ये 3 बन गया, ये 4 बन गया। अब यहाँ पे डिफरेंस आएगा, ये देखिए फर्स्ट ऑपरेशन हुआ, फिर सेकेंड टाइम मैं करूंगा यहाँ पे फर्क पड़ता है ऑफ करंट शेप, इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो करंट शेप मेरा बन गया 4 और 3 वाला। तो अब मेरे लिए शॉर्ट एज 3 हो गई ना, तो अब मैं शॉर्ट एज को ज्वाइन करूंगा, दैट इज ये वाला एज इसके ऊपर ओवरलैप होगा, तो ये ऐसा आधा हो जाएगा। तो ये 3 ये 2 हो गया, ठीक है। फिर थर्ड टाइम करूंगा, अब मेरे लिए शॉर्ट एज देखिए ये वाला हो गया 2 वाला। तो इसको हाफ करने के लिए कैसा होगा, ये यहाँ से हो जाएगा, ये वाला एज इसके ऊपर आएगा, तो ये 1.5 हो जाएगा, ये 2 रह जाएगा। तो ये हमारा 3 टाइम्स हम m शीट पे ऑपरेशन 1 अप्लाई किए, जैसे यहाँ बोला था 3 टाइम्स ऑपरेशन 1 शीट m, ठीक है। अब ऑपरेशन 2 अप्लाई करते हैं शीट n पे। तो इसमें क्या बोला, लॉन्ग एज ना, तो देखिए इसमें भी सेम वही है, लॉन्ग एज इसके ऊपर आ जाएगी, ये हाफ हो जाएगा, तो ये ऐसा हो गया। अब देखिए यहाँ पे फिर से क्या है, लॉन्ग एज तो 6 ही बन रही है, तो थर्ड टाइम सेकेंड टाइम में जब इसको ये ऑपरेशन करूंगा तो क्या होगा, ये लॉन्ग एज थी, ये वाली एज इसके ऊपर आ जाएगी और ये हाफ हो जाएगा ऐसे, तो ये 1 बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा। और थर्ड टाइम में जब ऑपरेट करूंगा फिर से वही है, ये लॉन्ग एज हो गई, ये इसके ऊपर आएगा, तो ये यहाँ से आधा हो जाएगा, तो ये 6 और 0.5, तो पेरीमीटर इसका कितना हुआ, 13 आया, 6 प्लस 0.5 इंटू 2, और इसमें 2 प्लस 1.5 मतलब 3.5 इंटू 2 7, तो आंसर जो है 13:7, ठीक है। अगर मैं पेपर सेट करता ना, तो मैं देखिए ऑप्शन जो मैंने बताया था, मेरे को आंसर याद नहीं आ रहा, 26:19 था ना, ये एक ऑप्शन रख देता और एक ना 7:13 भी रख देता मैं, क्योंकि मेरे को पता है लोग सबसे पहले वर्ड जो पकड़े हैं शीट एम पकड़े हैं, और यहाँ पे ऑपरेशन 1 है, शीट एम पे ऑपरेशन 1 हुआ है ना, तो लोगों को आदत है कि हमेशा m:n करेंगे, तो मैं ना 7:13 भी डालता, 13:7 भी डालता अगर मैं क्वेश्चन पेपर सेट करता। पर वही अगर स्टूडेंट हूँ एक, तो ना मैं क्या करता ना स्टूडेंट इसमें, कि मेरे को दिखा कि 7:13 भी एक ऑप्शन है, 13:7 भी ऑप्शन है, मैं चारों ऑप्शन देखा, ऐसे नहीं कि मैं सीधा देखा 7:13 और मार दिया, ऐसा नहीं, मैं बाकी ऑप्शन भी देखा, तो मेरे को क्या दिखेगा कि भाई एक है वाइस वर्सा ऑफ अदर, तो मैं दिमाग अलर्ट कर लेना वहां पे, कि फिर से मेरे को पढ़ना है कि रेशियो किसका पूछा है, m:n या n:m, वैसा करके। तो ये हो गया, और कुछ डाउट है क्या इस क्वेश्चन में, नहीं तो अपन थर्ड क्वेश्चन एक और बार डिस्कस करते, फोर्थ क्वेश्चन सॉरी, पूरा डिस्कशन नहीं करेंगे, पर जो डाउट आया था वो अच्छा डाउट है कि कैसे हम कुछ कर सकते हैं क्या फॉर्मूला लगा के। इस क्वेश्चन में पहले है तो कुछ बताइए। नहीं, तो चलिए, अगर बाकी लोग का नहीं है तो इस क्वेश्चन पे चलते हैं, इस पे थोड़ा सोचते हैं अपन भी, ये पूरा ही मिटा देता हूँ, ये कुछ तरीका है क्या, किसी को कोई तरीका फॉर्मूले वाला मेथड समझ में आ रहा है तो बताइए। इसमें होते हैं मेरे को लग रहा है, पर वो ये क्वेश्चन में ना ऐसे ही बनना था, इसलिए स्मॉल नंबर्स ही रखा, वो जैसे सिर्फ 4 ही सीट्स रखा ना। फॉर्मूला अगर जिस क्वेश्चन में वो देता है ना, तो उसको भी पता है कि फॉर्मूला उसी क्वेश्चन में देना है, मतलब अगर इसी क्वेश्चन को मान लीजिए मैनुअल मेथड में अगर वो 6 नंबर्स दे देता तो पागल हो जाते, हमको 10 मिनट तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में लग जाता, कि PQRS T और U करके भी अगर 6 लोग को रख देता अगर वो, तब तो प्रॉब्लम हो जाती ना, तब कुछ ना कुछ फॉर्मूला रहता, पर इस क्वेश्चन में मेरे को दिख नहीं रहा है कोई फॉर्मूला।
जो शॉर्टकट्स थे मैंने तो वही बताया ना कि अगर ऐसा लिखा रहता कि एडजेसेंट है क्यू और एस, तो मैं क्यू और एस को ही एक एक आइडेंटिटी मान लेता, क्योंकि क्यू एस टू बी एस, एस हैज टू बी ऑन द एडजेसेंट राइट ऑफ क्यू। अगर ऐसा रहता तो मेरे को तो पता है क्यू और एस हमेशा ऐसे ही मिलने वाले मेरे को, तो मैं 4 के जगह फिर 3 सीट्स ही गिनता उसको। ये एक तरीका होता है कि मैनुअली के बजाय थोड़ा दिमाग लगा के कैसे सॉल्व करें, पर इस वाले में मेरे को समझ तो नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है इधर उधर की। किसी को लग रहा है तो बताइए कुछ तरीका, तो मेरे को कोई और कुछ दिख नहीं रहा इस क्वेश्चन में। तो मेरे को लग नहीं रहा कि बाकी किसी को भी मिल रहा है, तो एंड ही करते इस सेशन को। वही फिर से मैं बोलूंगा कि मैं ट्राई तो करूंगा कि और ज्यादा क्वेश्चंस लाऊं और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको भी लग रहा होगा कि हाँ चलो ये सेशन आज का वर्थ था। तो चलिए एंड करते सेशन को। पढ़ते रहिए आप लोग अच्छे से। अब तो जनवरी भी लगी गया है, अब जस्ट एक महीना बचा है, पर वो जस्ट नहीं है, एक महीना बहुत बहुत जबरदस्त है, मजा आ जाएगा इसमें, क्योंकि बहुत बहुत चैलेंजिंग रहता है, मेंटली भी, ऐसे भी, इमोशनली भी, सब चीज चैलेंज रहता है यहाँ पे ये लास्ट मंथ में। तो बस वही है कि जो स्ट्रेटेजी बनाए है उसको फॉलो करते रहिए। मॉक टेस्ट आप देना चालू कर दीजिएगा 10 या 15 तारीख, जैसा भी आपको जमे। मिनिमम 6 to 7 दीजिएगा, और 10 तक दे सकते हैं। मेरा भी ऐसे ही हुआ था, मेरे ख्याल से मैं 6 to 7 ही मॉक टेस्ट दिया था। अभी तो फिर कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, तो सीबीटी तो होगा नहीं मेरे ख्याल से। सेंटर बेस्ड टेस्ट एक होता था जिसमें आप वहां पे जाके ही, सेंटर में जाके ही एग्जाम देते थे। तो अभी तो पता नहीं कोविड बढ़ रहा है तो क्या होगा, पर आपको सोचना नहीं है, आपको वही सोचना है कि आपका जो 4-5 तारीख आया होगा, जिस भी दिन आपका गेट का एग्जाम दिया हुआ है, उसी दिन सोचना है कि ये आएगा। आपको ये नहीं सोचना है कि कोविड आ गया तो पोस्टपोन हो सकता है, ये नहीं। आप तैयारी ऐसे रखो कि उसी दिन की तैयारी रखो। और अगर खुशकिस्मती रही कोविड के कारण पोस्टपोन होता है 1 महीना, तो 1 महीना आपको और एडिशनल टाइम मिल जाएगा पढ़ने के लिए। पर जब तक अनाउंसमेंट हुई नहीं ऑफिशियल, तब तक आपको यही मानना है कि एग्जाम ऑन शेड्यूल है और उसी हिसाब से तैयारी करनी है। तो चलिए, हैप्पी न्यू ईयर सबको, और कीजिए, जबरदस्त कीजिए, लगे रहिए इस पे। मिलते हैं फिर अगले सेशन में।